डॉक्टर साहब, अब क्या हाल है इनका? अभी तो वही है मैम, कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं है। चेकअप से कुछ भी पता नहीं चल रहा क्या? नहीं, अभी तो वही हालात हैं। बाकी जब रिपोर्ट आ जाएंगी तो हम आपको कुछ और बता सकेंगे। और सिस्टर, आप इन्हें मैनिटोल लगवा देना इसके बाद। यस सर। बाय। सिस्टर, हाँ जी। सब ठीक है ना? हाँ जी, पैरामीटर्स ठीक है। रिपोर्ट्स कब तक आएंगी? रिपोर्ट आने वाली है, अभी डॉक्टर साहब आकर आपको बता देंगी। मस्त रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, रिपोर्ट्स? सॉरी मिसेस मलकानी, रिपोर्ट तो ठीक नहीं आई। आपके पति मिस्टर मलकानी की दोनों किडनी ऑलमोस्ट ख़राब हैं। मुश्किल से 5 से 10% काम कर रही हैं। अब तो बस एक ही ऑप्शन है कि किडनी को ट्रांसप्लांट करना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब, दोनों किडनियां एक साथ? हाँ मिसेस मलकानी, बहुत रेयर है लेकिन ऐसा होता है कि दोनों किडनी अचानक खराब हो जाएं। इसलिए वो कोमा से बाहर भी नहीं आ रहे हैं और उनके रक्त में यूरिया की मात्रा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जितना जल्दी हो सके किडनी ट्रांसप्लांट के तैयारी कर लें, वरना ये ऑप्शन भी हाथ से जाता रहेगा। एक साथ दोनों किडनियां अचानक? सॉरी मिसेस मलकानी, हम जितना बेस्ट कर सकते थे हमने किया। चलिए। मैं इसका कष्ट समझता हूं। मुझे सब सुनाई दे रहा है। मेरा दिमाग भी काम कर रहा है, पर मैं बोल नहीं सकता, हिलडुल भी नहीं सकता। शायद सारी मांसपेशियां निष्क्रिय हो गई हैं। मैं हाथ हिलाकर कुछ संदेश देना चाहता हूं और आंखों से इशारा करना चाहता हूं, पर कुछ कर नहीं पा रहा हूं। क्या मैं कोमा में हूं? हाँ, शायद। मैंने कई मरीज देखे हैं जो कोमा में गए हैं, उनका ट्रीटमेंट भी किया है। अरे, मैं इसी डिपार्टमेंट का कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी रहा हूं, खुद कोमा में जाने से पहले। सर्विस रिकॉर्ड में अभी हूं शायद, पर कल सुबह सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं खुद एक डॉक्टर हूं। कोमा में आने से पहले
कितने मरीजों का इलाज भी कर चुका हूं और अब तक हम डॉक्टरों की यही धारणा रही है कि कोमा में सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। परंतु ये क्या, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे तो सब कुछ सुनाई दे रहा है, यहां तक कि मैं देख भी सकता हूं, सोच भी सकता हूं। पर ये सब कुछ तो इतना भयानक है, चाहे कुछ प्रतिशत ही सही ऐसा होता हो, पर है तो वाकई बहुत भयानक स्थिति। कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, पर ये सब क्या? डॉक्टर ने बोला है इनकी दोनों किडनियों ने काम करना बंद कर दिया है, ये कोमा में चले गए हैं। ट्रांसप्लांट के लिए सजेस्ट किया। ट्रांसप्लांट? मतलब मजाक है क्या? ट्रांसप्लांट का मतलब समझती हो तुम? कितना खर्च, कितनी टेंशन, और अब इनमें बचा ही क्या है बचाने को? मेरी पत्नी प्रमिला के इस भाई ने मुझे जीजा के रूप में कभी कबूल नहीं किया, क्योंकि मेरा और मेरी पत्नी प्रमिला का प्रेम विवाह था। वो मेरी कविताओं की दीवानी थी। मैं ठहरा सिंधी और ये लोग कान्यकुब्ज ब्राह्मण। सुनील के मन में मेरे प्रति अव्यक्त निरादर रहा है। वो मुझे और मेरे इस रिश्ते को, यहां तक कि मेरी मौजूदगी को भी नकारता रहा है। क्या मैं जान सकता हूं कि तुमने क्या सोचा है? और अब ये किडनी कहां से मिलेगी? कौन आकर हमें किडनी दान में देगा या बेचेगा? इस कमबख्त का तो कोई जान पहचान वाला भी नहीं इस शहर में। ले दे के हमसे रिश्तेदारी है, वो भी जबरदस्ती वाली। तुम्हारा पति है वरना? मैं अनाथ था और एक सिंधी ट्रस्ट ने मुझे पढ़ाया था। मैं सोचता हूं प्रमिला उसे डांटेगी, जैसा कि पहले कई बार कर चुकी है, परंतु प्रमिला भी चुप है, शायद असीम दुख से, या फिर शायद उसे मेरा और उसका रिश्ता खत्म होता नजर आ रहा है। ऐसे में भाई से भी क्यों बिगाड़े? क्या ऐसा नहीं हो सकता हमें कोई डोनर मिल जाए, या किसी को पैसों की जरूरत हो और हम उससे किडनी खरीद लें? मुझे अच्छा लग रहा है। प्रमिला अभी भी रो रही है। मेरी चिंता है उसे। मिल सकता है, मिल क्यों नहीं सकता? अरे ढूंढने से तो भगवान मिल जाते हैं। पर 4 से 5 लाख रुपए लेगा किडनी दान करने वाला, और जरूरी नहीं कि हाथों हाथ मिल भी जाए। और अगर मिल भी गया तो दुनिया भर के झंझट, सोच झमेले। अगर किसी को पता चल गया ना तो बैठे बिठाए मुसीबत आ जाएगी। ऊपर से अस्पताल का खर्चा, ऑपरेशन का खर्चा, और ऑपरेशन के बाद किडनी को इन्फेक्शन ना होने से बचाने के लिए कितना खर्चा आएगा, कुछ अंदाजा है तुम्हें? कम से कम 10 लाख रुपए, और 2.5 से 3 लाख तो खर्च हो चुके हैं। और फिर गारंटी कहां है कि ये बच जाएगा? तुमने तो इसके बहकावे में आके नौकरी भी नहीं की, कोई सेविंग भी नहीं होगी तुम लोगों के पास। और मुझे नहीं लगता इसे देखकर कि ये किसी मेडिक्लेम या पॉलिसी में विश्वास भी रखता था। सुनील कोई मौका नहीं छोड़ता मुझे नीचा दिखाने का। मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन सब बेकार। मैं गुस्सा दिखाऊं तो भी कैसे दिखाऊं? फ्लैट बेचने से नहीं चलेगा। सेविंग के नाम पे तो कुछ भी नहीं हमारे पास।
तुम्हें तो पता ही है, इन्होंने कभी भी पैसे को पैसा नहीं समझा। हमेशा अपनी कमाई से जरूरतमंदों और गरीबों की मदद की। इसलिए देखे बस एक फ्लैट ही बचा है, उसे बेचकर तुम्हें क्या लगता है कितना मिलेगा? बैंक लोन पे करने के बाद ज्यादा से ज्यादा 10.5 लाख रुपए या ज्यादा से ज्यादा 15 लाख रुपए। और तुम क्या सड़क पर रहोगी? खाओगी क्या? इसे क्या खिलाओगी? यह सब इतना भी आसान नहीं है। और तुम तो घर को बेच भी नहीं सकती जब तक ये जिंदा है, क्योंकि ये फ्लैट तुम दोनों के ज्वाइंट नाम पे है ना? दोनों चुप बैठे हैं, लेकिन मेरे कान उधर ही लगे हैं। अब न केवल मेरा धुंधलापन बढ़ गया है, बल्कि आवाज भी दूर से आती हुई लगती है, ऐसे जैसे किसी कुएं से। कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता। इतनी तकलीफ मैं नहीं देख सकता। प्रमिला की आवाज में दम नहीं है। ऐसा लगता है कि यथार्थ उसे भी दिखने लगा है। देखो, तुम्हारी मर्जी, मगर एक बात कहूं कि तुम तकदीर से नहीं जीत सकती। अगर तुम्हारी तकदीर में ऐसे ही लिखा है तो ऐसे ही सही। अपनों से तो तुमने मनमानी कर ली इससे शादी करके, पर तकदीर मैम अभी सब ठीक है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है पेशेंट को। अगर कोई भी नीड होती है आप मुझे बुला लेना। इसने कोई बीमा भी करवा रखा है या नहीं? प्रमिला चुप क्यों है? वो इसे धमकाती क्यों नहीं है? अरे कैसी पतिव्रता नारी है! क्या ये वही है जिसने सबसे लड़कर मुझसे विवाह रचाया था? फिर क्या निर्णय लिया आप लोगों ने? डॉक्टर साहब, मैंने किडनी के टेस्ट करवाए थे। क्या मैं किडनी दे सकती हूँ? सॉरी मैम, आपके टेस्ट तो मैच नहीं हुए, आप नहीं दे सकती। इनका कोई ब्लड रिलेशन है? ये तो अनाथ है, पता नहीं किसका पाप है। पैदा होते ही आश्रम की सीढ़ियों पर फेंक गए थे इसे। हमें तो यही बताया था। क्या हम मोल ले सकते हैं? लाखों लगते हैं। वैसे भी भारत में अपराध है मैडम ये। हाँ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कुछ अफ्रीकी देशों में मिल सकती हैं, देख लीजिएगा आप। जी। हमें कोई डोनर मिल सकता है जहाँ जिसे पैसों की जरूरत हो उससे हम खरीद लें। प्रोमिला, तुम्हारा दिमाग ठीक है? पाकिस्तान या अफगानिस्तान जाने में पहले वीजा लगता है और न जाने कितने खर्चे अलग से, और हो सकता है इसे चार्टर्ड फ्लाइट लेनी पड़े। फिर क्या फैसला किया मिसेज मलकानी आप लोगों ने? डॉक्टर साहब, किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद
इनके बचने के कितने चांस हैं? मेरी उम्मीद जवां हो रही है। शायद प्रमिला ने फैसला कर लिया कि वो भाई की दलीलों के खिलाफ जाकर सब कुछ बेच बाच कर मेरा इलाज करवाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 50%। तो फिर आप ऐसी ट्रीटमेंट कीजिए, क्योंकि किडनी डोनेट करने वाला कोई भी नहीं है। ये क्या कह रही है प्रमिला? मैं सकते में हूं। मुझे सहसा याद आता है हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के बाहर वो चाय की टपरी वाला मनोहर। उसकी पत्नी को भी तो कैंसर हो गया था और डिटेक्ट भी बहुत देर से हुआ था, लगभग आखिरी स्टेज थी। यार पास हो गया, अब कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। हाँ यार, तुम सबसे ज्यादा क्या मिस करोगे? मनोहर भैया की चाय 5 साल हो गए पीते पीते लज्जो लग गई है। हाँ यार, जब प्रोफेसर सर हमें डांटते थे तब भी हमारा यही ठिकाना होता था। 5 स्टार से ज्यादा हो गया था ये हमारे लिए। और मनोहर भैया की जो वाइफ थी कितना प्यारा हस्ती थी, लगता है वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। हाँ हाँ। मनोहर 2 कप चाय। मनोहर कहाँ है? मनोहर भैया कहाँ है? मनोहर भैया चले गए घर। क्यों? उन्होंने अपनी टपरी मेरे हाथ बेच दी। उनकी बीवी को कैंसर था। कैंसर? रामरती भाभी को कैंसर? उन्होंने अपना स्कूटर और अपना मकान भी बेच दिया। ओह माय गॉड। घबराना नहीं रामरती, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मनोहर भाई, जी डॉक्टर साहब। रामरती की हालत बहुत खराब है। कैंसर लास्ट स्टेज है। कीमोथेरेपी, रेडिएशन से इलाज किया जा सकता है, पर खर्च की चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, खर्च की चिंता मत कीजिए। मैंने अपनी चाय की टपरी, स्कूटर, खोली सब बेच दी है। बस आप रामरती को कुछ मत होने दीजिएगा, मेरे पास पैसा है। देखो मनोहर भाई, सब बेचने से पहले एक बारी मुझसे पूछ तो लिया होता। रामरती के बचने के चांस बहुत कम है। आप कोशिश तो कीजिए डॉक्टर साहब। मैंने अपने घर बिहार फोन कर दिया है, मेरा भाई पैसे लेकर आता ही होगा। बस आप इलाज में कोई कसर ना छोड़िए डॉक्टर साहब, कोई कसर ना छोड़िए। मुझे विश्वास है कि भगवान सब ठीक करेगा। मेरी रामरती मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती। जनाब, आप कोशिश तो कीजिए, बाकी देखते हैं क्या होता है। मैं जब इसे भावर डालकर लेकर आया था ना, तो मैंने वचन दिया था पंडित, जात बिरादरी और अग्नि के सामने कि इसका पूरा ख्याल रखूंगा, पूरा ख्याल रखूंगा, हमेशा ख्याल रखूंगा। मनोहर की पत्नी का कैंसर काबू में ही नहीं आ रहा था। कीमती कीमोथेरेपी में मनोहर ने अपना पुराना स्कूटर पहले ही बेच दिया था। फिर उसके बाद चाय की टपरी और शहर के बाहर बना हुआ उसका अपना मकान। यहां तक कि वो हम विद्यार्थियों से भी कर्ज लेकर अपनी पत्नी का इलाज करवाता रहा। मनोहर की पत्नी 10 दिनों तक कोमा में रही। वो दिन रात उसी के सिरहाने बैठा रहता। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी रामरती। मैंने माता की मन्नत मांगी है और मन्नत कभी बेकार नहीं जाती। सब ठीक होगा, तुम बिल्कुल ठीक होगी, बिल्कुल ठीक होगी। मैं भी रामरती को देखने गया था। संयोग से जब उसने आखिरी सांस ली तो मैं वहीं था। धैर्य रखो मनोहर। डॉक्टर साहब, रामरती चली गई डॉक्टर साहब। उसके पीले जर्द चेहरे को मनोहर ने अपनी गोद में ले रखा था। रामरती की सांसें उखड़ रही थी, पर उसके नीले पड़ते होठों पर एक मुस्कान थी। शायद कोमा में भी उस में महबूब के प्यार का सहारा था, भरोसा था। सुनील और प्रमिला की आवाज अब मुझे अस्पष्ट लग रही थी। हम मध्यम वर्गीय लोग कितने कायर होते हैं ना, कितने कैलकुलेटिव। प्राप्त सुख सुविधाओं को छोड़ने का साहस हम में नहीं होता जितना गरीबों में होता है। शायद मैं प्रमिला की जगह होता तो मैं भी यही करता। मेरे चेहरे पर क्या है ये तो मुझे पता नहीं, मगर मेरे भीतर ये विभत्स सत्य मुझे अट्टहास करने पर मजबूर कर रहा है। और मेरा अंतर्मन फराज अहमद की ये पंक्तियां गुनगुना रहा है।
ढूंढता कहाँ है तू वफा के मोती, ये खजाने शायद खराबों में मिले। मेरी कड़वाहट धीरे धीरे शून्य में विलीन हो रही है। मुझे अनंत नींद के आने की आहट सुनाई दे रही है। ऐ मेरे दोस्तों, रकीबों, मेरा सलाम, अलविदा। दुआ करना मुझे दोबारा वहां जन्म मिले जहां सरसों के तेल का दिया टिमटिमाता हो, जहां हवा बेरोक टोक आती जाती हो, जहां पिता के बदन का पसीना कभी सूखता ही ना हो, जहां माँ के आंचल के अलावा और कुछ भी ना हो, और कुछ भी ना हो। और कुछ नहीं तो मुझे मनोहर और रामरती में से कोई एक बना देना, मगर डॉक्टर मलकानी नहीं। अलविदा।